हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा वेयरहाउसिंग एंड माइनिंग, जो कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 का नाम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, तो थ्रू आउट दिस चैप्टर हम आज के इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक लर्न करने वाले हैं, ये टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लर्न करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो क्या होता है, नॉलेज डिस्कवरी एंड देन आफ्टर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये 4 टॉपिक के बारे में आज हम लेक्चर के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो कि कई बार एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स को कई सारी अटेंशन लगानी होती है कस्टमर्स की नीड और प्रेफरेंसेस के ऊपर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सेल्स एंड मार्केटिंग रिजल्ट्स और क्वालिटी लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। क्योंकि कस्टमर्स की नीड ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, उस सर्विस देने के बाद, वो सेल्स प्रोवाइड करने के बाद उसका मार्केटिंग का रिजल्ट्स क्या आता है, वो क्वालिटी लेवल्स क्या है आपकी प्रोडक्ट्स का, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, कस्टमर को सभी नीड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, उन सभी मैटर्स को देखना पड़ता है एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर को। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें सर्विसेज और मार्केटिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखना होता है किनको, एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स को। देन आफ्टर ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज करने में, ब्रॉड बेस करने में और कंपास करने में मदद करती है। किस तरह से, तो कि उनको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जिनकी मदद से उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज और ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर्स को आप एक ही तरह का प्रोडक्ट कई सालों तक बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, जो कि उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी सेल्स और मार्केटिंग के जो रिजल्ट्स थे, आपकी जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स थे, सर्विसेज थे, उनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। कोई ऐसी न्यू प्रोडक्ट बनानी होगी जिसकी मदद से कस्टमर की नीड एग्जैक्टली सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो वो सभी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको डिसीजंस को मेड करने के लिए। तो ये सभी ये जो पार्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, ये जो पार्ट है कि आपको कोई एसेंशियल ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एक वन ग्रुप के अंदर आप उसको रख दो। सभी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली कि इन इंफॉर्मेशन की मदद से आप कस्टमर्स की नीड को एग्जैक्टली फुलफिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी जो डेटा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपको कलेक्ट करना होता है किसी एक ग्रुप के अंदर। फिर आप उस ग्रुप को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसमें से आप आगे जाकर डिसीजन ले सकोगे कि जी हाँ, अब मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर से फिर से रिव्यू लेना है कि उसको अब ये प्रोडक्ट फुलफिल हो रही है या नहीं, उसके नीड फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन सभी टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, एक ग्रुप के अंदर रखना होगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन को बोला जाता है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन यानी कि क्या, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपने बड़े ही ध्यान लगाकर, बड़े ही एनालिसिस कर कर स्टेप बाय स्टेप गैदरिंग की है, जो कि कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने वाली है। करंट जो फिलहाल मार्केट में जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से कस्टमर्स की 100% नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को बेटर करने के लिए आप क्या करोगे। ऑब्वियसली आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ऐसे इंसाइट्स चाहिए होंगे जिसकी मदद से आप कस्टमर्स की नीड को समझ सको। तो उस कस्टमर्स की नीड को सबसे पहले आपको समझना है, किस तरह से आप उसकी नीड को प्रोवाइड करोगे, किस तरह से आप फुलफिल करोगे। उन सभी छोटी छोटी चीज़ को आपको ध्यान से स्ट्रैटेजी बनाकर अंडरस्टैंड करना है, और उन सभी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आपको गैदरिंग करना है। यानी कि स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका सबसे पहला फेज क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो इन सभी टाइप्स की इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हो तो उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन। यानी कि आपने ठीक ठाक से स्ट्रैटेजी बना ली है, और उस स्ट्रैटेजी के आगे चलते आप कस्टमर की नीड को एनालाइज करोगे और फिर आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इस तरह से बनाई हुई इंफॉर्मेशन, इस तरह से गैदर की हुई इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स, इसको बोला जाता है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन। ओके,
तो इसको खास आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फेज नंबर 1 स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ओवर एंड ऑल हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किस तरह से एडवांटेज मिल सके, साथ ही साथ कस्टमर की नीड को भी 100% किस तरह से सेटिस्फाई कर सके, उस प्रोसेस को हम आज से समझ रहे हैं डिटेल में। तो उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, तो यह था आपका फर्स्ट स्टेप, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर करनी है और एग्जैक्टली होता क्या है वो। ओके, चलिए देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में DSS भी बोला जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, DSS आर इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम। यानी कि एक तरह से हमें यह मालूम हो गया कि DSS होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है। यानी कि किसी पर्सन को या फिर ह्यूमन को इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है डायरेक्टली। ओके, अब ये DSS क्या करता है, दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। आपके कोई एग्जीक्यूटिव्स होता है या फिर मैनेजर्स होता है, उसको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। किस तरह से, बाय एक्सेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। ओके, इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू आपने जब स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी फेज नंबर 1 के अंदर, कस्टमर की नीड के मुताबिक आपने क्या किया था, सभी तरह की गैदरिंग कर ली थी, सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपको उस इंफॉर्मेशन के थ्रू डिसीजन लेना है कि अब मुझे आगे क्या करना है, किस तरह का इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन वो जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की थी ना, जो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन अब हमने जब बात की तब, जो भी आपने स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है उसमें भी आपको फिल्टर लगाने होंगे, क्योंकि वो जो आपने गैदरिंग की थी इंफॉर्मेशन वो तो वेरियस सोर्स से आई होगी, कई सारे सोर्सेज से आई होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही लार्ज अमाउंट के अंदर होगी। तो उसके लिए हमें क्या हेल्प लेनी होगी, DSS की हेल्प लेनी होगी। DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी कि मैनेजर्स या फिर बड़े बड़े CEOs या फिर एग्जीक्यूटिव्स को गैदर की हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर से डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना होता है। वो सबसे पहले क्या करते हैं, DSS की हेल्प लेते हैं। DSS यानी कि क्या, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स। जो आपने कलेक्शन गैदर की है ना, वो आपको सबसे पहले पास करनी है DSS को। यानी कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। ठीक है, यही DSS का असली मीनिंग है। DSS यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, जो कि आपको हेल्प करेगा डिसीजन टेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग सिस्टम को अचीव करने के लिए। किसके बेस ऊपर, तो कि हमने लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर DSS को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। अब DSS डिसाइड करेगा, DSS हमने जो पास की थी ना इंफॉर्मेशन, उसको फिल्टर आउट करेगा कि इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन कौन सी वेस्ट है। ठीक है, तो वो तो फिल्टर कर देगा DSS। तो इस तरह से हमारे पास कई सारी लार्ज अमाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की हुई थी, वो हमें पास करनी है DSS को, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। वो मैनेजर्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स को क्या करेगा, डिसीजन करने के लिए हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने के लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा फेज नंबर 2। अगेन सबसे पहले फेज नंबर 1 कौन सा था, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो जो हमने गैदर की थी ना इंफॉर्मेशन, वो हमें किसको पास करनी है, DSS को। DSS क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, जो कि हमें हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए, आगे की प्रोसेस करने के लिए। ओके, तो ये था हमारा दूसरा स्टेप, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाया हुआ है। DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो क्या यूज़ करेगा, वो हमें हेल्प तो करता है, क्या हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ओके, वो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, लेकिन किसकी वजह से, हम DSS को ऐसा क्या प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से वो हमें हेल्प करेगा डिसीजन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीजन यूज़ करेगा, क्या क्या यूज़ करेगा, तो कि समरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस और पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स यूजिंग एनालिटिकल मॉडल्स। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन वो टैग करेगा DSS। ये सभी इन्फॉर्मेशन, समरी, एक्सेप्शन, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, ये सब हमने कहाँ से कलेक्ट की हुई थी,
स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, जो हमारा फेज 1 था ना, वहीं से फेज 1 के अंदर से हमने कई सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग गैदर की। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हमने किस में प्रोवाइड किया, DSS को प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये सभी इंफॉर्मेशन हमने पहले प्रोवाइड कर ली। किसको? DSS को। DSS ने हमने कहा कि भैया हमने तुम्हें तो ये सब इंफॉर्मेशन दे दिए, ओके, अब तुम्हारा काम क्या है, मुझे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करो। तो DSS वही करेगा। DSS हमको हेल्प करेगा क्या करने के लिए? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि बट इट डज नॉट नेसेसरी गिव अ डिसीजन इटसेल्फ, यानी कि डिसीजन किसको लेना है? डिसीजन हमें लेना है, एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ मैनेजर, एज अ CEO। डिसीजन तो हमें लेना है। DSS जस्ट क्या करेगा, ये जो हमने प्रोवाइड की थी ना ढेर सारी इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेस के थ्रू, उन सोर्सेस को ये एनालिस करेगा, इन सभी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, एनालिस करेगा, और हमें जस्ट हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए। इन सभी मेथड्स को फिल्टर आउट करेगा। ओके, एट द लास्ट डिसीजन किसको लेना है? डिसीजन तो हमें ही लेना है, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, क्योंकि हम मैनेजर से, एग्जीक्यूटिव से, CEO से। ठीक है, तो डिसीजन हमें लेना है, लेकिन जस्ट DSS थोड़ी सी हमें हेल्प करेगा इन सभी को एनालाइज करके। ओके, तो इस तरह का ये कुछ डायग्राम है, आप चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। डिसीजन यूज करेगा हमारी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन और हमें हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज डिस्कवरी। नाम से ही शायद आपको मालूम पड़ गया होगा, नॉलेज डिस्कवरी यानी कि क्या? नॉलेज को टेक आउट करना। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या कर रही है, प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली सर्चिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा फॉर पैटर्न्स दैट कैन बी कंसिडर्ड नॉलेज अबाउट द डेटा, दैट प्रोसेस इज नॉट ऑल्सो एज डिराइविंग नॉलेज। ओके, शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करना चाह रहा है कि हमने लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा प्रोवाइड किया था, राइट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, उसमें से लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा हमने प्रोवाइड किया हुआ था। लेकिन हमने वेरियस सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, मुझे वो सभी डेटा नहीं चाहिए था। सपोज अगर मैं बात करूं तो मैंने 1000 कस्टमर्स के थ्रू डेटा का सर्वे किया था, डेटा लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। 1000 कस्टमर्स के पास से मैंने सर्वे करवाया अपना कुछ स्पेसिफिक डेटा रिट्राइव करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मुझे उस 1000 में से सभी का डेटा नहीं चाहिए, जो भी एक्यूरेट है वही चाहिए। समझ रहे हो? जो कि मेरी कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगी। सपोज मैंने 1000 कस्टमर्स के पास से डेटा तो लिया, लेकिन वो डेटा कई तरह का होगा। मुझे कौन सा डेटा चाहिए था? जो मैं एग्जैक्ट फाइंड कर रहा था वो डेटा चाहिए था। सपोज मुझे वही कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिसकी एज, जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, तो वो मेरी वन टाइप ऑफ क्या होगी, एक पैटर्न होगी, मेरी एक कंडीशन होगी। ठीक है, 1000 कस्टमर्स के पास से मैंने डेटा लिया, लेकिन सभी का डेटा नहीं चाहिए। जिसकी एज 30 ईयर्स से अप हो उसी का डेटा मुझे चाहिए, तो वो क्या होगी, वन टाइप ऑफ मेरी पैटर्न होगी। समझ रहे हो? तो यही कहना चाह रहे हैं कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा हमारे पास है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई पैटर्न अप्लाई करो, यानी कि कोई कंडीशन अप्लाई करते हो और वो कंडीशन फुलफिल होती है, वही डेटा आपको चाहिए। 1000 कस्टमर्स का डेटा नहीं चाहिए। जो पैटर्न आपकी फुलफिल होती है, जो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, वही डेटा आपको चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉलेज डिस्कवरी। दैट्स ऑल। उसको आप कई बार डिराइविंग नॉलेज भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही है, डिराइविंग नॉलेज बोलो या फिर नॉलेज डिस्कवरी बोलो। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा बोला जाता है वर्ड वो है नॉलेज डिस्कवरी। अगेन नॉलेज डिस्कवरी यानी कि क्या, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा हमारे पास है, लेकिन वो सभी डेटा हमें नहीं चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने कोई कंडीशन लगाई है, कोई पैटर्न लगाई है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे डेटा चाहिए, यानी कि एक परफेक्ट फिल्टर लगाकर मुझे डेटा चाहिए। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है नॉलेज डिस्कवरी। डन। इसको आप कई दफ़ा डिराइविंग नॉलेज भी बोल सकते हो। ओके, तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन गैदर करना है। दूसरा स्टेप था DSS और तीसरा स्टेप है नॉलेज डिस्कवरी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन टेक करना है, किसको टेक करना है? हमें टेक करना है, एज अ पर्सन, एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ CEO या फिर एज अ मैनेजर।
दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या देखा था, डीएसएस देखा था। डीएसएस क्या करता था, हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्पफुल करता था। सभी प्रोसेस, सभी जो इन्फॉर्मेशन हमें थी, हमारे पास थी, जो कि हमने गैदर की हुई थी, वो हमने किसको पास कर दी थी, डीएसएस को पास कर दी थी, राइट। तो वो कुछ अपने रिजल्ट्स देगा, हमें कुछ एनालिटिकल रिपोर्ट्स देगा। उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर हमें क्या करना है, अपना डिसीजन करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करनी है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, देखिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेट सॉल्यूशंस। आइडेंटिफाई द डिसीजन, यानी कि जब हमने सभी गैदर की हुई इंफॉर्मेशन डीएसएस को पास की थी, तो डीएसएस हमें क्या करता था, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्प करता था। किस तरह से, तो कि डीएसएस हमें कई सारे डिसीजंस देगा कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस देगा। तो वो सॉल्यूशन हमें डिसाइड करना है कि अगर हमने डीएसएस को, या फिर डीएसएस ने हमको 10 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए हैं, राइट। कोई भी एक नीड फुलफिल करने के लिए डीएसएस ने हमको 10 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए हैं, तो हमें उन सभी 10 सॉल्यूशंस को अप्लाई करना होगा बेस्ट आउटपुट देखने के लिए, और फिर हमें डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि वो 10 सॉल्यूशन में से कौन सा एक सॉल्यूशन ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो बस वो सॉल्यूशन हमें अप्लाई करना है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, मेकिंग चॉइसेस अमंग ऑल रिजोल्यूशंस, हमारे पास जो भी सारे रिजोल्यूशंस है, जो भी 10 के 10 सॉल्यूशंस थे, उन सब में से कोई भी बेस्ट हो वो हमें चॉइस करना है, वो हमें चूज करना है। वो प्रोसेस को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। और ये डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, हम करेंगे, पर्सन करेगा, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई मैनेजर, वो करेगा। ठीक है। डीएसएस क्या था, डीएसएस एक सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर के अंदर आपने इंफॉर्मेशन डाली तो दूसरी ओर से क्या निकला, कई सारे आउटपुट निकले। उन सभी आउटपुट्स को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर डीएसएस से निकले हुए कई सारे आउटपुट, उसको आपको एनालिसिस करना है। जो भी बेस्ट आउटपुट होगा वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा आखिरी प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, डीएसएस से बाहर निकले हुए आउटपुट जो कि कई सारे हो गए, उसमें से आपको बेस्ट आउटपुट चूज करना है, राइट। तो किस तरह से करोगे आप, तो ये 7 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो उस डिसीजन को। सबसे पहले आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, या फिर डीएसएस ने आपको डिसीजन कुछ निकाल के दिए हैं, उन सभी को क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो। देन आफ्टर ईच एंड एवरी डिसीजन की इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करो। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर आप एक सॉल्यूशन को, एक डिसीजन को अप्लाई करोगे अपने कस्टमर्स के ऊपर, देन आफ्टर उसका आउटपुट क्या आएगा, उसको इमेजिंग करिए, उसको थोड़ा एनालिसिस करिए। अगर आउटपुट थोड़ा वीक आता है, थोड़ा लो आता है, तो उसका अल्टरनेट फाइंड कीजिए। ठीक है, एक डिसीजन आपने लिया है, एक आउटपुट आपने अप्लाई किया है जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है, तो आपकी क्या करना है, आपको सिर्फ दूसरा अल्टरनेटिव अप्लाई करना है। अगर वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो तीसरा अल्टरनेटिव अप्लाई कीजिए। उस तरह से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको अप्लाई करता जाना है। उसके बाद लिखा हुआ है वेइ द एविडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेइ द एविडेंस यानी कि, एविडेंस यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो सबूत। ठीक है, यहां पर किस कंटेक्स्ट के अंदर एविडेंस को किया जा रहा है, आप एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटर्स से क्या करवाओगे, सर्वे कराओगे कस्टमर्स के पास से। उस सर्वे के दौरान जो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसी वे वाली बातें मालूम पड़ती है, वे वाली यानी कि कोई भारी भरकम बात ऐसी मालूम पड़ती है जो कि आपके डिसीजन को आगे जाकर एडवांटेज दिला सकती है, फायदेमंद हो सकती है, उस बात को आप नोट डाउन करिए, जो कि आपको कस्टमर्स के थ्रू जानने को मिली है। आप इतने सालों से कंपनी चला रहे हो, आपको उस बात का पता ही नहीं है, ऐसी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात आपको सर्वे के दौरान मालूम पड़ी है, तो वो इस कैटेगरी में अंदर आएगा, वेइ द एविडेंस। उस एविडेंस को, उस एक टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिए, उसको अपने सॉल्यूशन के अंदर क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। देखिए दोबारा से आया स्टेप, चूज अमंग अल्टरनेटिव्स। तीसरा स्टेप भी यही था, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। पांचवा क्या है, चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स है, उन सभी के अंदर एक एक अल्टरनेटिव्स को आप अप्लाई कीजिए। कौन सा अल्टरनेटिव आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है वो आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है टेक एक्शन। अगर कोई एक अल्टरनेटिव काम कर जाता है आपके लिए,
देन आफ्टर उसको तुरंत ही अपने सेल्स के अंदर ला दीजिए 100%। यानी कि सबसे पहले आपका जो पुराना वर्जन था प्रोडक्ट का उसको हटा दीजिए और तुरंत ये नया वाला ला दीजिए, जिसकी वजह से कस्टमर्स को 100% उसकी नीड जो थी सेटिस्फाई आपको करनी थी वो सेटिस्फाई हो जाए और आपकी सेल्स भी इंक्रीमेंट होने लगे। ठीक है, और देन आफ्टर आपको दोबारा करना है रिव्यू योर डिसीजन, यानी कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपने जो डिसीजन लिया था कि मैं इस तरह से करूँगा, ऐसी क्राइटेरिया वाली प्रोडक्ट बनाऊंगा, इस तरह से कस्टमर को सेल करूँगा, कोई आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो आपने मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी टेक एक्शन के थ्रू। उसके बाद उसका रिव्यू भी आपको करना है, आपने जो डिसीजन लिया था वो सही में काम कर रहा है, सही में वर्क कर रहा है या फिर कुछ लूप होल्स आ रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको रिव्यू करना है। ठीक है, अगर कुछ लूप होल्स आ रहे हैं, अगर आपका लिया हुआ डिसीजन काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, अगेन स्टेप नंबर 1 फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है डिसीजन, गैदर इन्फॉर्मेशन कीजिए। ये जो थ्रू आउट द प्रोसेस आपने एक अल्टरनेटिव काम किया था वो लास्ट में अगर फेल हो जाता है तो फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, कोई नया अल्टरनेटिव फाइंड करना है, उसको अप्लाई कीजिए। ये प्रोसेस आपको चलाती रहनी है अगेन एंड अगेन, जब तक लास्ट के अंदर आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता तब तक। ठीक है, कस्टमर्स के थ्रू, आपके सेल्स रिपोर्ट के थ्रू आपको जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं मिल जाते तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करती रहनी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। ये फाइनल स्टेप है डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग स्टेप कौन करेगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, ये हमें ही करना है एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज अ मैनेजर, एज अ CEO। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप किस तरह से पहुँचे, अगेन मैं बता दूँ किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, उस गैदर की हुई इन्फॉर्मेशन को आपने दूसरे फेज के अंदर किसको पास किया, DSS को, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। यह क्या करेगा, उस सभी आपने प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा एनालिसिस करेगा और आपको हेल्पफुल करेगा, थोड़ा फिल्टर लगा के देगा, आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा कि आप इन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर सकते हो। एकदम फाइनल आउटपुट नहीं देगा कि आपको यही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, जस्ट थोड़ी सी हेल्प करेगा। DSS यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। देन आफ्टर आता है DSS किन किन को यूज करता है और किस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो हमने जैसे बात की स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की हुई होगी, समरीज, एक्सेप्शन, कोई पैटर्न्स, ट्रेंड्स, उन सबको हमने प्रोवाइड किया DSS को, जिसकी वजह से DSS हमें हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग लेने में। लेकिन फाइनल डिसीजन वो कभी भी नहीं देगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो हमें लेना है। ओके, उसके बाद DSS के बाद आता है आपका नॉलेज डिस्कवरी। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा हमने प्रोवाइड किया था। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ पैटर्न प्रोवाइड की थी, कोई कंडीशन प्रोवाइड की थी कि जिसकी एज 30 से अप हो वही कस्टमर्स का डेटा मुझे चाहिए, सभी का नहीं चाहिए। तो इस तरह की एक, ये तो मैंने जस्ट एक डेमो दिया आपको, इस तरह की कई सारी पैटर्न्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कई सारे वॉल्यूम्स के डेटा हो गए आपके पास, लार्ज अमाउंट, उन पर आपको कुछ कंडीशन या फिर कोई पैटर्न अप्लाई करनी है। जो डेटा निकल के आता है उस प्रोसेस को नॉलेज डिस्कवरी बोला जाता है। ओके, देन आफ्टर लास्ट में आपका स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको लेना है DSS के ऊपर से और नॉलेज डिस्कवरी से ऊपर से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको एनालिसिस करना है। इफेक्टिवली आपको 7 स्टेप के अंदर उन सभी को आपको डिसाइड करना है। अलग अलग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको अप्लाई करने हैं इन 7 स्टेप के थ्रू। फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी, किस तरह से मैं सेल करूंगा तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। कस्टमर्स के पास से रिव्यू लेना है, फीडबैक लेना है, सर्वे कराना है। इन सभी प्रोसेस को आपको करना है इन 7 स्टेप्स के थ्रू। तो इन स्टेप्स को करने के बाद आप अपनी डिसीजन मेकिंग सिस्टम को इफेक्टिवली बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर तक का सफर। ठीक है, इस तरह से हमको कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हमने टोटल 4 टॉपिक देखे, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद DSS, उसके बाद नॉलेज डिस्कवरी और उसके बाद डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो 4 टॉपिक हमने आज देखे। इतने टॉपिक पर से आपको थोड़ा सा होमवर्क करके लाना है। 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, राइट अ नोट ऑन DSS और एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग इन ब्रीफ। जितना आपने यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा थ्रू आउट द
लेक्चर, वो तो मैंने जस्ट ओवरऑल बताया है, ओवरऑल कंक्लूजन बताया, ठीक है। आपको इन तीनों का आंसर डिटेल के अंदर लिख के लाना है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपको इन तीनों का आंसर डिटेल में लिख के लेके आना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी फिलहाल प्रोसीजर आपको समझाई ना, वो तो एक टेक्निक हो गई। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन की, डीएसएस की, डिसीजन मेकिंग की कई सारी अलग अलग टेक्निक्स आती है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज आपको समझाया उसी टेक्निक को आप लास्ट तक फॉलो कीजिए। आप अपने बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के टाइप के थ्रू अलग अलग इसके आंसर लिख सकते हो। इंटरनेट पे आपको रिसर्च करना है, कोई आपको रेफरेंस बुक है तो वहाँ पर आपको रिसर्च करना है। आपको इनके कई सारे मीनिंग मिलेंगे अलग अलग, कई सारी ऐसी फिगर्स मिलेगी। मैंने आज आपको एक भी फिगर नहीं बताई है, लेकिन इसके कई सारे आपको फिगर्स भी मिलेगी इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसके ऊपर से अपना खुद का कंक्लूजन बना सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके लाना है, अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके।